लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम हार्ड वाटर को किस तरह सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने नाम दिया रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस का। अब चूँकि हार्ड वाटर दो तरह की टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, हमने पीछे डिस्कस किया, टेम्परेरी है और परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर हमारे पास क्या थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हमारे पास क्या थे, बाइकार्बोनेट थे। जबकि उसके अलावा हमारे पास परमानेंट के अंदर क्या थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हमारे पास क्लोराइड थे और सल्फेट्स थे। तो हमने क्या किया, इसका मतलब कि इनके रिमूवल के भी डिफरेंट मेथड्स होंगे। मोस्ट कॉमन मेथड्स जो हमारे पास थे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के, वो हैं बॉयलिंग या क्लार्क मेथड। सिंपल मेथड थे वो थे बॉयलिंग एंड क्लार्क मेथड। तो टेम्परेरी हार्ड वाटर क्योंकि वो होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या आयरन, तो इस वाटर को इजीली सॉफ्ट किया जा सकता है बाय कन्वर्टिंग ये जो इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स जो हमारे पास होते हैं ना, इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्युबल जो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट जो हमारे पास सॉल्युबल होंगे, और उसके साथ ही हमारे पास क्या होगी, इवैक्यूएशन होगी, एफरवेस जो हमारे पास बनेंगे, बुलबुले बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। ये जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स मतलब कि हम रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपल सेडिमेंटेशन, यानी कि ये हमारे पास सिंपल सेडिमेंटेशन से जो है ये रिमूव हो सकते हैं। जबकि जो इसके अलावा हमारे पास बॉयलिंग जो मेथड है ये एक एफिशिएंट मेथड है, और ये क्या करता है, टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, लेकिन ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ रही है तो हम उसकी तो बॉयलिंग नहीं ना कर सकते हैं, ये हमारे पास इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जबकि दूसरा मेथड जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था बल्क अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, वो क्या है, क्लार्क मेथड, यानी कि जहाँ बल्क होगा वहाँ क्लार्क मेथड होगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सिंपल है उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है उसको क्लार्क मेथड के अंदर लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है, जबकि जो हमारे पास बॉयलिंग वाला जो मेथड होता है, ठीक है, उसको हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट हमारे पास मेथड जो हैं वो जो इंडस्ट्रियल वाटर की सॉफ्टनिंग या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो दो हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है आयन एक्सचेंज, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है किसके लिए, इंडस्ट्रियल वाटर की ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है आयन एक्सचेंज, जबकि दूसरा जो हमारे पास है वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट किया था वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। पहला हमारे पास आयन एक्सचेंज है, दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस। आयन एक्सचेंज और रिवर्स ऑस्मोसिस हम वन बाय वन इनको कोशिश करेंगे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आयन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है टू स्वैप वन आयन फ्रॉम अनदर फॉर द पर्पज़ ऑफ डीमिनरलाइजेशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, डीमिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। इसकी डिस्कवरी के बाद, आयन एक्सचेंज की डिस्कवरी के बाद ये हमारे पास वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो मेथड है ये एक्सटेंसिवली अडॉप्टेड नहीं है मेटल रिमूवल्स के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अब इंडस्ट्रीज़ ने क्या कर दिया हुआ है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को शन कर दिया हुआ है। अगरचे हमारे पास आयन एक्सचेंज जो है वो एक आइडियल सोल्यूशन जो है वो ऑफ़र करता है एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो ये जो रिमूवल ऑफ मेटल्स आयंस है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एफ्लुएंट्स के थ्रू, तो ये जो मेटल आयंस हमारे पास उसके अंदर मौजूद होते हैं उसके रिमूवल के लिए हमारे पास इसको डिफरेंट जो है वो प्रोसेस किए जाते हैं। तो हम इसका एक कैटेगोरिकली हमारे पास देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास आता है इन्फ्लुएंट, ठीक है। यहाँ एक हमारे पास कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कैटायन के रेजिन। अब कैटायन के रेजिन जो हमारे पास यहाँ जो है वो यहाँ से फिर ये वाटर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाटर यहाँ से होता हुआ इस कंटेनर के अंदर पहुँचेगा जहाँ पे होगी कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रिपिंग, ठीक है। वाटर इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, फिर उसके साथ ही इसके अंदर ऐड की जाएगी एयर, और इसके अंदर से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से फिर होता हुआ ये कहाँ जाएगा,
एक नया कंटेनर होगा एनायन रेजिन का, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो वाटर जिसकी हमने ट्रीटमेंट करनी थी वो क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट बन के निकल जाएगा। इसको हम सोडियम जियोलाइट सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। ये जो आयन एक्सचेंज सॉफ्टनिंग होती है ना, इसको सोडियम जियोलाइट सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है किस तरह जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो वर्क करता है टू प्योरीफाई द वाटर बाय रिमूविंग द हार्डनेस लेवल कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये नॉर्मली यूज़ किया था स्टीम बॉयलर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस के अंदर। जब जो बेड है वो कम्प्लीटली तौर पे सैचुरेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ, इसको रीजनरेट करते हैं किस तरह, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस। इसको किस तरह किया जाता है, पहले हम परफॉर्म करते हैं बैक वॉशिंग ताकि वो मिनिमाइज़ कर लें कम्पैक्टनेस ऑफ द बेड एंड टू रिलीज ट्रैप्ड एयर, पर जो उसके अंदर वाटर के जो एयर पैकेट्स जो हैं उसको ट्रैप किए हुए हैं उसको रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद इसको फॉलो किया जाता है एक्चुअल रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू ब्राइन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है। और ये जब कंप्लीट हो जाता है तो रिंजिंग की जाती है ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सेस ब्राइन लेफ्ट है उसको रिंस का ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें। फिर मॉडर्न डिज़ाइन जो होते हैं ये सारे के सारे ऑपरेशन जो होते हैं ना, ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स के थ्रू जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जो डिटेक्ट कर सकते हैं लेवल ऑफ सैचुरेशन, और ये जो प्रॉम्प्ट करते हैं ऑपरेटर्स को अकॉर्डिंगली ऑपरेट करने के लिए। ओवरऑल डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लुएंस करैक्टरिस्टिक्स, ये हमें डिटरमाइन करता है जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होल साइकिल ऑफ रीजनरेशन के लिए। अब आयन एक्सचेंज मटेरियल उनकी जो एप्लीकेशन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है, तो बेसिकली इसकी दो हमारे पास जो है आयन एक्सचेंज मटेरियल की, एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, और एक होता है इन ऑर्गेनिक, और ये एक्सचेंजर होते हैं दोनों के दोनों के अंदर हमारे पास सिंथेटिक ग्रुप मटेरियल भी होते हैं और नेचुरल मटेरियल भी होते हैं। आयन एक्सचेंजर हमारे पास एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मटेरियल बनाता है और उनका कॉमनली फीचर ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन करते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या करता है, बाइंड कर सकता है काउंटर आयंस को अपोजिट चार्ज के साथ। प्रैक्टिकली जो हमारे पास जितने भी आयनिक ऑर्गेनिक एक्सचेंजर होते हैं ना, जो यूज़ किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, उनका एक सिंथेटिक पॉलीमर बैकबोन होता है, ठीक है। और अगर चाहे नेचुरल पॉलीमर जिस तरह सेलुलोज, एल्गिनिक एसिड है, काइटिन है, वो भी क्या करते हैं, एक एंडलेस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं। तो वन प्रॉबेबल कॉज जो है वो लैक ऑफ देयर एप्लीकेशन वो ये है कि नेचुरल जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, बायो डिग्रेडेबल, उनको तोड़ा जा सकता है, जबकि जो सिंथेटिक होते हैं उनको आसानी से डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। तो केमिकल रेजिस्टेंस जो है वो गुड होती है, लेकिन जो उनके जो माइक्रोबायोलॉजिकल सेंसिटिविटी होती है वो उनकी रिस्ट्रिक्शन कर देती है किसके यूज़ के अंदर, हाइड्रो मेटलर्जी के अंदर। मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनिक एक्सचेंजर जो होंगे ना उनको हम यूज़ करेंगे, लेकिन किसके साथ, जो हमारा सिंपल जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर बैकबोन होगा, नेचुरल पॉलीमर के साथ उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर ऑर्गेनिक आयनिक जो हमारे पास एक्सचेंज है उसके अंदर हमारे पास आयन एक्सचेंज जो है वो रेजिन्स होते हैं। ऑर्गेनिक जो आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं ना, ये क्रॉस लिंक्ड हाइड्रोकार्बन मैट्रिक्स होते हैं और ये डेरिवेटाइज होते हैं इनऑर्गेनिक ग्रुप के साथ। और जो मोस्ट कॉमन आयन एक्सचेंज मटेरियल है ना, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के यूज़ किए जाते हैं, जो मेजॉरिटी होती है कमर्शियल रेजिन्स की, वो बेस होती है जो हमारे पास स्टाइरीन डाई विनाइल बेंजीन की स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल एंड फिज़िकल स्ट्रेस, यानी कि ये केमिकल और फिज़िकल स्ट्रेस के थ्रू अगेंस्ट क्या देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये स्टेबल होती है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर के ऊपर और ओवरऑल जो होल पीएच रेंज के। चले हम इसकी पिक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। पिक्चर है हमारे पास एक लॉन्ग चेन के अंदर, ये हमारे पास नीचे बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास क्या है, ग्रुप लगे हुए हैं एक स्ट्रेट हर उसके साथ, और ये आपस में भी लिंक है, और नीचे से ये लिंक है, एक हैलोजन इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, और ये सिंपल हमारे पास क्या है, स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन, ये कोपॉलीमर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स है ये आयोनोजेनिक या फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज़ हमारे पास जो बेसिक पहले ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर थे, अब इनऑर्गेनिक है।
ये जो नेचुरल जो हमारे पास होते हैं इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जियोलाइट्स के अंदर, ठीक है, ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा क्ले मिनरल्स के अंदर। तो सिंथेटिक जो इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर होते हैं इनको जो हमारे पास क्लासीफाई किया जाता है किसके अंदर है, 3 कैटेगरी के अंदर। जो हमारे पास एक नेचुरल है, ये नेचुरल आ गए, जबकि जो सिंथेटिक होंगे वो किसके अंदर क्लासीफाई होंगे, जियोलाइट्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास किसके अंदर होंगे, हाइड्रस ऑक्साइड्स। उसके अलावा हमारे पास एसिडिक साल्ट्स ऑफ एसिडिक साल्ट हैं पॉलीवेलेंट मेटल्स के। उसके अलावा हमारे पास साल्ट्स होंगे हेट्रोपोली साल्ट्स के, ठीक है, हेट्रोपोली एसिड्स के, और हेक्सासियानोफिरेट्स होंगे दूसरे आयनिक कंपाउंड। जियोलाइट्स जो क्ले मिनरल्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। और जो स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट होती है वो बेस होती है टेट्राहेड्रल सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड के ऊपर और AlO एल्यूमिनियम टेट्राऑक्साइड के यूनिट्स के ऊपर, जो आपस में कनेक्ट होते हैं शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू, ठीक है। दिस काइंड ऑफ जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ एक्सचेंजेबल आयंस जो है वो लोकेट होते हैं और जहाँ जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। सिलिकॉन जो है टेट्रावेलेंट है, एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट है। जो हमारे पास रिजल्ट होता है नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास फ्रेम नेटवर्क बनता है, और जो हर मोल जो एल्यूमिनियम का होता है वो एक इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देता है जियोलाइट फ्रेमवर्क के लिए। जबकि जो क्ले मिनरल्स होते हैं उसकी 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होती है। जियोलाइट की हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो हमारे पास क्ले मिनरल्स होते हैं उसकी क्या होती है, 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो बेसिकली उसके अंदर पोर्स वगैरह, इसके अंदर एक चीज़ जो एक्सप्लेन करने वाली रह गई है वो है हमारी आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम, यानी कि जो आयन एक्सचेंज का जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। तो जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, प्लस ZA तो ये रिवर्सिबल होता है इक्विलिब्रियम के अंदर, ZA/C की पावर ZC प्लस ZCA की पावर ZA। एक आयन एक्सचेंजर जो होता है वो हमारे पास इनसॉल्युबल मटेरियल होता है R, जिसकी आयनोजेनिक ग्रुप्स होते हैं जो काउंटर होते हैं आयन्स A की तरफ, जो IUPAC के थ्रू बाउंड हो सकते हैं। तो जबकि उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो उनको ये हमारे पास जो है वो आयन एक्सचेंज का इक्विलिब्रियम प्रोसेस।